वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर संडे की सैर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं और आपको इमिग्रेशन रिलेटेड पर एडवाइस करता हूं। तो अगर आपको कोई परेशानी है या कोई सवाल पूछना है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है तो बिल्कुल आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जो एडवाइस दी जाए वो बिल्कुल लेटेस्ट रूल्स और लेटेस्ट क़वानीन के मुताबिक हो। तो प्रोग्राम में आप बेहद दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसका एहसास मुझे बिल्कुल है, और मुझे ये भी पता है कि आप प्रोग्राम शुरू होने से बहुत पहले कॉल्स का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो हमेशा की तरह बेशुमार कॉलर्स होते हैं जो लाइन्स के ऊपर होते हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी, मैंने ये पूछना था कि मैं 2000 में आई थी यूके में। अच्छा। और मैंने ह्यूमन राइट्स पे किया था इंडेफिनिट लीव के लिए। अच्छा। अभी मुझे पिछले नवंबर में उनका लेटर आया कि हम पिक्चर्स भेज दें, हम कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेटर में लिखा है लेकिन लेटर का भी जवाब नहीं आया। अच्छा, तो क्या करें? जी आपके कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपने ह्यूमन राइट्स में नहीं, शायद लेगेसी में अप्लाई किया है। अगर फ़ोटोज़ वगैरह ह्यूमन राइट्स में जो अप्लाई करता है तो उसको शुरू में भेजना पड़ते हैं, लेकिन कोई लेगेसी में अगर है या लेगेसी में था तो उससे बाद में फ़ोटोग्राफ मांगते हैं। बहरहाल अगर आपने फ़ोटोग्राफ्स उनको भेज दिए तो मेरा आपको यही मशवरा है कि उनको फ़ोन भी आप कर सकती हैं या उनको एक और चिट्ठी भी लिख सकती हैं या फिर अपने वकील के थ्रू उसको कॉन्टैक्ट भी कर सकती हैं, या अगर चाहें तो अपने लोकल MP के ज़रिए भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो अगर आप लेगेसी में तो मुझे यकीन है चंद ही वीक्स में आपके केस का फैसला हो जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें। अच्छा, एक मिनट। जी। हेलो, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। मेरा केस, मुझे बच्ची के बिहाफ पे वीज़ा मिला था। ठीक है। जो मुझे डिस्क्रिप्शन लीव मिले हुए 6 साल हो गए हैं और कोर्ट में केस था। तो वो केस जो है ना वो लास्ट वीक ख़त्म कर दिया उन्होंने मेरी वाइफ के बिहाफ। वो अपना उनको कस्टडी दे दी मेरी वाइफ को। अच्छा। अब मैंने इंडेफिनिट अप्लाई करना है। मुझे ये बताइएगा क्या वो मेरे केस पे असर पड़ेगा? दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ 15 साल हो गए हैं। मेरा सवाल ये कि वो क्या इंडेफिनिट पे अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ डिस्क्रिप्शन लीव पे जो 6 साल हो चुके हैं, तो उसके बिहाफ पे मुझे दोबारा कोर्ट के ऑर्डर देने पड़ेंगे? क्योंकि वो तो मेरी वाइफ के बिहाफ पे वो उनको कस्टडी बच्ची की मिल गई। ठीक है। उसके बारे में प्लीज बताइए। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में अगर कोई बच्चों के बेस पे यहाँ रहना चाहे तो रह सकते हैं। उसमें कानून ये है कि उसको शुरू में अप्लाई करना पड़ता है। अगर बच्चे के साथ एक्सेस हो 1 साल के लिए वीज़ा मिलता है, फिर इंडेफिनिट स्टे मिलता है, लेकिन आप पे वो अप्लाई नहीं करता। अगर आप डिस्कशन लीव पे 6 साल पूरे कर चुके हैं तो आप लाइफ इन यूके टेस्ट पार के अप्लाई कर दें। मुझे यकीन है आपको इंडेफिनिट स्टे यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो आपको एक्सेस लेने की या कस्टडी लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप 6 साल ऑलरेडी डिस्कशन लीव पे कंप्लीट कर चुके हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी। जी फरमाइए। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। हाँ जी सर जी, मैं लास्ट ईयर आपको फोन किया था कि मैं रिलीजियस वर्कर पे आया, टीयर फार्म में यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। और मेरे ये दो साल वो मेरे पूरे हो चुके हैं। अब मैंने एक्सटेंशन के लिए दिया हुआ है वीजा अपना। ठीक है। तो ये कौन सी आपने बोला था कि टीयर 2 में ये एक्सटेंड कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो? जी। अगर जो एप्लीकेशन हमारी स्पॉन्सर ने शायद मेरे ख्याल से टीयर 5 में ही भर के भेजी है। अच्छा। अगर वो टीयर 5 में भर के भेजी है, टीयर 5 में लगेगा या टीयर 2 में एक्सटेंड हो जाएगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो टीयर 5 है, बाज़ ऐसे कैटेगरीज हैं जो कि सेटलमेंट को लीड्स नहीं करती हैं, जिसमें आपको सेटलमेंट आपको नहीं मिल सकती। जैसे फ़र्ज़ करें टीयर 4 के ऊपर जो है वो सेटलमेंट को नहीं करते हैं, वो कहते हैं जी स्टूडेंट्स हैं तो कंप्लीट करके वापस चले जाएँ। तो इसी तरह जो टीयर 5 के हैं उसके तहत आपको सेटलमेंट को वो लीड्स कैटेगरी नहीं करती है, लेकिन उसमें एक तरीका है कि टीयर 5 पे अगर आप हैं तो आप टीयर 2 पे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप टीयर 2 पे चेंज करें उस पर आपको 5 साल के बाद सेटलमेंट मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, PSW से स्विच किया मैंने। अच्छा। 7 साल मुझे यहाँ पर हो गए, लेकिन रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने मेंटेनेंस पर। अच्छा। मेंटेनेंस मुझे की थी, मेरे हस्बैंड के अंकल हैं, वो ब्रिटिश सिटीजन हैं। तो उनसे मैंने उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेके एफिडेविट वगैरह मैंने साथ में लगाया था। आपने PSW अप्लाई किया था? नहीं, PSW से मैंने स्विच किया वापस स्टूडेंट। ठीक है। हाँ जी। अच्छा। तो ब्रिटिश सिटीजन का मैंने मेंटेनेंस शो किया था, वो मेरे स्पॉन्सर थे, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था।
अच्छा। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अपील मैंने की हुई है, मेरी अब हियरिंग है थर्सडे को। तो मुझे ये पूछना है कि इस ग्राउंड पे अपील के क्या चांसेस हैं कि ब्रिटिश सिटीजन अप्लाई मतलब वो स्पॉन्सर कर सकता है आपको? जी नहीं, आपने एडवाइस पहले किसी से ले लेनी चाहिए थी। तो जब सब कुछ ख़राब हो जाए तो उस वक्त आप एडवाइस लें तो उसका फ़ायदा आपको कुछ नहीं होता है। असल में ये रूल्स काफ़ी पहले चेंज हो गए थे। अब तो इमिग्रेशन वाले पहले स्पॉन्सरशिप मांगते थे, अब जब से ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं मांगते हैं किसी रिलेटिव्स की या किसी ब्रिटिश नेशनल की। वो कहते हैं आपके अपने अकाउंट में पैसे हों या फिर अगर आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में पैसे हों और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें बहरहाल अब तो अपील थर्सडे तो का कुछ हो नहीं सकता है। ब्राज़ील अच्छा, अब इसमें इस प्रोग्राम में यही हो सकता है कि एक क्वेश्चन से अगर दूसरा निकलेगा, दूसरे से तीसरा निकला, फिर तो हम बाकी लिस्टनर के जवाब नहीं दे सकेंगे। ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील के पास जाएं, उनसे मशवरा कर लें। तो इसमें एक ये भी पॉइंट था आपके केस में कि अगर आप किसी वजह से एट द टाइम ऑफ हियरिंग जो रिक्वायरमेंट्स पूरी अगर करती तो उसमें थोड़े बहुत चांसेस है कि शायद जज उसमें आपको अलाउ कर देता। बहरहाल अपने वकील से मशवरा कर लें या बैरिस्टर जो आपके साथ हैं से उनको बता दें, वो आपको एडवाइस कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी फरमाइए। जी, मैं यहाँ पर विजिटर आया हुआ हूँ और यहाँ पर आप इलीगल हो। तो पिछले कुछ दिनों बाद मैं पहले जो प्रोग्राम देख रहा था कि यहाँ पर जो है ना जो उनके जो बीमार हैं रिलेटिव या वालिद हों तो उनकी देखभाल करने के लिए जो है ना आपने बच्चे को स्पॉन्सर या वहाँ ये वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो क्या मैं एप्लीकेशन डाल सकता हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं लगता आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जो असल में लोग यूके में आकर ओवरस्टे कर जाते हैं या इलीगल तरीके से रहते हैं तो इमिग्रेशन वाले उन पे कोई हमदर्दाना गौर नहीं करते हैं। किसी एक केस में, वन ऑफ केस में अगर ऐसी चीज़ हो गई है कि किसी का कोई बाप बीमार था, उसके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसको स्टे मिल गया, उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ कानूनी बन जाए। तो दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि इमिग्रेशन वाले जो ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स अगर करते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा आसानी से स्टे नहीं देते हैं, बल्कि जब उनकी बारी आती है तो फिर इमिग्रेशन वाले उनसे याद करते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी ये है कि मेरे हस्बैंड को डिस्क्रेशनरी लीव मिली है, तो क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं? और दूसरा ये कि मैं स्टूडेंट वीज़े पर आई थी और मैं कॉलेज नहीं गई, तो अब मैं अगर हम शादी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं तो कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? मुझे डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे? जी, पहली बात यह है कि जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे हैं वो अगर किसी इंडेफिनिट स्टे वाले से शादी करें या फिर किसी ऐसे आदमी से शादी करें जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, फिर तो उनका वीज़ा चेंज हो जाता है। तो अगर किसी वजह से अगर आपकी शादी किसी ऐसे आदमी से होती है जिस पास इंडेफिनिट स्टे नहीं है तो आपके स्टे मिलने के यहाँ से चांसेस नहीं होते हैं। दूसरी बात ये भी आप जहन में रखें कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हैं तो आपकी ड्यूटी है कि पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ती हैं तो इमिग्रेशन वाले आपको रिपोर्ट कर देते हैं होम ऑफिस को। तो अगर इमिग्रेशन जो आपका कॉलेज है वो अगर रिपोर्ट कर दे होम ऑफिस को तो इमिग्रेशन वाले आपका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। ये भी ध्यान में रखें कहीं ऐसा ना हो कि आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरा कज़न है, उन्होंने नेशनलिटी अप्लाई की थी। अच्छा। तो उनको एक्नॉलेजमेंट लेटर भी आ गया। तो उनका दरअसल सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, जो नाम था ना वो ILR पेपर पे, अच्छा, वो अदर वे अराउंड था उनका। अच्छा, बाकी डॉक्यूमेंट्स पे बिल्कुल ठीक था। अच्छा, जो एक्नॉलेजमेंट लेटर आई अभी उसके सही ठीक सरनेम पे आई है। अच्छा। तो ये पूछना कि वो दोबारा तो नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकते उनसे कि आपका नाम, क्योंकि उनका नाम खालिद जवेद था और लेकिन उस पर जवेद खालिद लिखा हुआ था। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में नाम वही यूज़ किया करें जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर हो, जो पासपोर्ट के ऊपर हो वही आपके इंडेफिनिट स्टे के पेपर हो, वही हो जो नेशनलिटी के ऊपर हो। आपके केस में मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी अगर बाज़ का कोई इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे है जो डिसीजन करने वाला है वो नास्टी है तो इस पर प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। जी आपका नाम उससे मैच नहीं करता है। तो बहरहाल अगर एप्लीकेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, एक्नॉलेजमेंट आ गई है तो इंतजार करें। मुझे लगता है कोई इतना बड़ा मसला नहीं, तो उनको नेशनलिटी दे देंगे इसी नाम से। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे यहाँ पर 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी, ठीक है, और वो खत्म हो गई। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे दोबारा उन्होंने 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव दी, वो भी खत्म हो गई। अच्छा। खत्म नहीं हुई अभी, वो जनवरी अगले साल की जनवरी 20 को खत्म होनी है। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने यूके लाइफ टेस्ट भी पास कर लिया। सवाल मेरा ये है कि मैं इसको जब उनके लिए अप्लाई करूं इंडेफिनेट के लिए तो मैं 1 महीने के फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कर सकता हूँ 12 में, या फिर 20 डेज पहले करनी है, या 20 डेज के अंदर अंदर कर सकता हूँ?
तो दूसरा मेरी वाइफ जो है वो फुल टाइम काम कर रही है और मैं तकरीबन 1 साल से काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज है, उसके फंड्स आते हैं, वो बैंक के जरिए सारा कुछ मुझे उसका है। ठीक है, उसका जो है जवाब दे दे। थैंक यू वेरी मच जी। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप डिस्कशन लीव के ऊपर 6 ईयर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो इंडेफिनिट स्टे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 20 दिसंबर के बाद एनी टाइम एप्लीकेशन कर दें तो मुझे यकीन है आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। बाकी जो किसी कैटेगरी में अगर अप्लाई करें तो उसके लिए पूछते हैं कि आपने अपने को मेंटेन और अकोमोडेट किया, लेकिन जो डिस्कशन लीव है तो ये अलाउड होते हैं कि अगर ये बेनिफिट्स भी लें, अगर काम ना करें तब भी इनको इंडेफिनिट स्टे मिल सकता है। तो बहरहाल आप अगर 20 दिसंबर के बाद एनी टाइम एप्लीकेशन करें मुझे यकीन है आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप में। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी, मेरे ना होम ऑफिस ने फोटो मांगे थे अप्रैल में। अच्छा। मैं हूँ, मेरी वाइफ और मेरा एक बेटा है। तो अभी 6-7 महीने हो गए, अभी उनका कोई जवाब नहीं आया। हमें उसके क्या करना चाहिए? आपके लेगेसी में है? जी हाँ, इसी में है, लेगेसी में है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने असाइलम क्लेम की थी फैमिली के साथ 2007 मार्च से पहले तो फिर आप लेगेसी में आते हैं। तो लेगेसी की कैटेगरी में आमतौर पर फ़ोटो मांगते हैं। तो अगर तो आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, यानी आपने 2007 मार्च से पहले असाइलम क्लेम की थी, तो फिर इसका मतलब आपको बहुत जल्दी स्टे लगे आ जाएगा। चूँकि लेगेसी में जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र करते रहे हैं कि तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार जो एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। तो होम ऑफिस की कोशिश है कि जितनी जल्दी करें उनका डिसीजन करें, लेकिन मेरा ख्याल है 2-3 महीने में इनका डिसीजन सभी का हो जाएगा। बहरहाल पर अगर आप लेगेसी में तो आप इंतजार करें, चंद ही वीक्स में आपको स्टे मिल जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर स्पाउस वीज़े के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि मैंने आइल्स किया था तो वो भी एक्सपायर हो चुका है सर। अच्छा। तो क्या मैं अपनी एप्लीकेशन के साथ वो लगा सकता हूँ या मुझे रीटेक करना पड़ेगा? और सेकंड ये कि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ इधर से, पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से जी। तो क्या उस वजह से कोई कंसेशन मिल सकती है, मीन टू से कि कोई एग्जाम्प्ट हो सकता हूँ मैं या नहीं? थर्डली ये कि जॉब ऑफर लेटर जो होता है किन हालात के लिए जरूरी होता है? थैंक यू सो मच। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि जो इंग्लिश का टेस्ट है जो है ही बेसिकली मेरे अपने ख्याल में ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है और अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस है, ये नहीं होना चाहिए था। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है। तो बहरहाल इसको चैलेंज हमने कर रखा है। तो मेरे ख्याल में चंद ही वीक्स में इसकी हेयरिंग होगी तो मुझे यकीन है कि ये कानून ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल इस वक्त कानून यही वो कहते हैं कि जब आप एप्लीकेशन करें तो उस वक्त आपको साथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपको इंग्लिश आती है। तो अगर आपने आइल्स किया था वो ख़त्म हो गया था, शायद वो एक्सेप्ट ना करें, हालांकि एक्सेप्ट उन्हें करना चाहिए था। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर आइल्स नहीं करना चाहते हैं, चूँकि उसमें काफ़ी देर लगती है, एक लंबी लिस्ट है उसमें से कोई एक टेस्ट पास करके एप्लीकेशन कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ स्टूडेंट वीजे पे आई थी। अच्छा। तो मेरा वीजा जो है ना वो एक्सपायर हो गया और फिर मैंने अपना स्पॉन्सर चेंज किया क्योंकि मेरा अपना कॉलेज जो है वो लेटर नहीं दे रहा था। अच्छा। और उस वक्त मेरा आइल्स भी एक्सपायर हो गया था। मैं पाकिस्तान से करके आई थी 7 बैंड के साथ। मैंने अब दोबारा वीजा डाला तो मेरा उस दौरान मैंने आइल्स एग्जाम दिया, लेकिन जिस कॉलेज से दिया वो सिटी एंड गिल्ड से, उस कॉलेज के रिजल्ट होल्ड पे चले गए। बहरहाल इस दौरान मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो गई और मैंने दोबारा आइल्स किया। एप्लीकेशन में उन्होंने ये लिखा था रिफ्यूजल में कि नो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इनसाइड कंट्री, लेकिन ये लिखा था कि अगर आप इफ यू वांट टू विश के न्यू एप्लीकेशन तो वो तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजें। अब मेरा आइल्स आ गया है लेकिन इस दौरान एप्लीकेशन रिफ्यूजल भी आ गया था। तो काइंडली मुझे डिटेल से बता दें कि मैं दोबारा वो आइल्स का साथ लगा के एप्लीकेशन भेज दूं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये ध्यान में रखें कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन को करती हैं तो इमिग्रेशन वाले उस पर कोई ज़्यादा हमदर्दाना गौर नहीं करते हैं। दूसरी बात यह कि ये एक वजह भी काफ़ी आपकी रिफ्यूज़ल के लिए कि आप ओवरस्टेड थी यूके में। तो ज़्यादा बेहतर है कि आपकी जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है उसको आगे कोर्ट में ले जाएँ। तो अगर आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला था किसी वजह से, मेरे ख्याल में लगता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप ओवरस्टेड थी, तो ऐसी सूरत में आप इस केस को हाई कोर्ट में ले जा सकती है। तो मेरी एडवाइस है जो पहले वाला केस है उसको आगे कोर्ट में ले जाएँ, तो देखें क्या होता है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें। सर जी मैं क्या कहना चाहता था सर कि मैंने 2011 में एसालम 2001 में एसालम एप्लीकेशन किया था और 2011 में मैंने जनवरी में लेगेसी के लिए किया था। अच्छा। तो मुझे अभी तक फोटो भी नहीं मांगा है सर। अच्छा। तो इस
इसका क्या होता है सर? और ये जो लेगेसी डेड वाली था उसका क्या हुआ सर उसका? असल में लेगेसी जो है इसका ऐलान 2006 में हो गया था। तो अगर आप यूके में होते हैं और इसी मुल्क में रहते हैं और रेडियो सुनते, अखबार पढ़ते, टीवी देखते, तो आपने 6 में लेगेसी में अप्लाई करना था। अगर 6 में अप्लाई करते तो मुझे यकीन है कि 7 या 8 में आपको स्टे मिल चुका होता। बहरहाल आपने खुद 5 साल तक डिले किया है, तो अब वेट करें, देखें होम ऑफिस इसका क्या फैसला करते हैं। चूँकि जो एप्लीकेशन जिन लोगों ने लेट की हैं और बहुत ही लेट की हैं, यानी इस साल के शुरू में किए हैं या इस साल में किए हैं, तो होम ऑफिस ज़्यादातर एप्लीकेशन को आजकल रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल आपने अगर एप्लीकेशन की थी और वैलिड एप्लीकेशन थी, होम ऑफिस चेक करें वैलिड एप्लीकेशन थी या नहीं थी। अगर थी तो फिर ऐसी सूरत में उसका इंतजार करें, देखें क्या फैसला होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर साहब जी आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं जी, हम गोश हैं, फरमाइए। हेलो हाँ जी डॉक्टर साहब, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ कि ਜਿੱਦਾਂ हमारे बच्चे हैं, उनका पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट बनाना है, उसके डैडी ब्रिटिश हैं, उसके लिए कितना टाइम लग जाएगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर बच्चों का डैडी ब्रिटिश है उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। आप डाकखाने में चले जाएं, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लें और उस पर साइन करें या उसको अटेस्ट करवाएं, उसके बाद उसको पोस्ट कर दें, तो वीक या 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो डॉक्टर साहब, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक पहला, मैं यहाँ पे 97 में यहाँ पे आया था। अच्छा। उसके बाद 2000 में वो रिफ्यूज हो गया, तब से मैं अब तक वो ऐसे ही रह रहा। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर नवंबर में लेगेसी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। लेकिन अब तक कोई भी लेटर और कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, और अभी मैं सुन रहा हूँ कि वो शायद ये 2-3 महीने में जवाब दे देंगे। या तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, कोई भी लेटर भी नहीं आया। तो उसका कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए उन्होंने लेटर नहीं भेजा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा मदर फादर यहाँ पे है, सब लोग अंकल आंटी सब लोग ब्रिटिश है, तो उसके बेस पे और किसी और बेस पे मैं कुछ कर सकता हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो इमिग्रेशन में भी यही होता है कि अगर कोई स्कीम निकलती है, तो अगर कोई ऐसी बात होती है तो इमीडिएटली आप उसका फ़ायदा उठा लिया करें। तो प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी होती है जहाँ पे किसी स्कीम का ऐलान हो, आप उसमें आते हो, अगर फिर भी आप एप्लीकेशन ना करें तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे लेगेसी का है, आप 97 में यूके में आए, 2000 से आप इधर रह रहे हैं, तो 96 में जब लेगेसी का ऐलान हो गया था तो आपने 96 में अप्लाई करना था, 97 में अप्लाई करते। वो लोग ये 2007 या 2008 में अप्लाई करते, तो वो लोग जिन्होंने असाइलम अप्लाई, जिन्होंने लेगेसी अप्लाई किया 2007 में या 8 में या 6 में, उन सबको स्टे मिल चुके हैं। आपकी डिले होने की यही वजह है, या बाकी लोगों का जिनको लेगेसी में स्टे अभी तक नहीं मिल रहा, उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत देर से अप्लाई किया है। तो अगर आप 2006 में जब स्कीम का ऐलान हुआ अप्लाई करते तो मुझे यकीन आपको बहुत पहले स्टे मिल चुका होता। बहरहाल अगर आपकी यहाँ पे फैमिली आई है, प्लस पॉइंट्स आपके हक में। दूसरा, आप 14 साल पूरे कर चुके हैं, वो कि आप 14 साल की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन फिर भी 14 साल पूरे कर चुके हैं फिर लेगेसी में, तो मुझे यकीन है आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके हम आपसे इन टच हूँ और पता करें कि आपकी वैलिड एप्लीकेशन वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, पहले ये चेक कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी मुझे लगता है कि शायद आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, इस वजह से आप मुझे लगता है आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी मेरे पास इंडेफिनिट है लॉन्ग स्टे पे। अच्छा। तो मेरी मिसेस 8 ईयर से है मेरे पास स्टूडेंट स्पाउस वीजे पे, तो वो FLRM यूज करेगी फॉर्म या ZM? अभी किस वीजे के ऊपर हैं वो स्टूडेंट स्पाउस पे। स्टूडेंट स्पाउस पे आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट था, 10 ईयर पे मुझे इंडेफिनिट मिल गया। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। उनको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 2 साल तक की एक्सटेंशन के लिए। तो वो जो एक्सटेंशन का एप्लीकेशन फार है तो वो कंप्लीट करके भेजेंगे, तो उस पर उनको 2 साल का स्टे मिलेगा। जब 2 साल पूरे कर लेंगे उसके बाद उनको इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, नमस्ते। जी नमस्ते मलिक साहब, मैं इधर 2000 में आया था। हाँ ठीक है। फिर तो मैंने 2001 में लेक्सी अप्लाई किया था और उन्होंने मेरे से लास्ट ईयर 2010 में अक्टूबर में फ़ोटो मंगवा ली थी। ठीक है। तो अभी 1 साल से ऊपर हो रहा है, कुछ आंसर नहीं दिया उन्होंने। तो क्या आप बता सकते हैं इसका क्या वजह है कि? जी अगर आपने 2008 में अप्लाई किया था तो मुझे यकीन है आपको मिल जाना चाहिए था। बहरहाल अगर आपने 2010 में फ़ोटोग्राफ भेज दिए तो इसका मतलब है आप भी उन लोगों में से हैं जिनको बहुत जल्दी स्टे मिलने वाला है। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया कि होम ऑफिस की ये पॉलिसी थी, ये कह रहे थे
कि हम जुलाई से पहले इन केसेस के फैसले करेंगे, उसके बाद इसको अगस्त पे ले गए तो अभी उसके बाद वो खामोश हो गए, कोई डेडलाइन नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के डिसीजन होके आ रहे हैं। तो मुझे यकीन है चंद ही वीक्स में आपका भी डिसीजन आ जाना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो आप होम ऑफिस को चिट्ठी लिख सकते हैं, वकील के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट करें या फिर MP के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने पूछना था कि मेरा सिटीजनशिप जो है मुझे लास्ट ईयर जो है इंडेफिनेट लगी थी इसी मंथ में। अब मैंने सिटीजनशिप अप्लाई नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। तो पहले मैं शादीशुदा थी, तो अब मैं डिवोर्स ले चुकी हूँ अपने पहले हस्बैंड से। होम ऑफिस में जो मेरा पार्टनर है वो शो कर चुके हैं, क्योंकि वो एवरी 2 मंथ रिपोर्टिंग करने जाते हैं। ठीक है। उन्होंने शो कर दिया हुआ है कि मैं इसके साथ रह रहा हूँ, इसके साथ जो है ना मेरी अटैचमेंट है। अभी आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जो मेरे इंडेफिनेट पे सरनेम है, सारी चीजें हैं, वही मैं नेशनलिटी के फॉर्म के लिए अप्लाई उस पे सारा करूंगी, या मुझे अपने पार्टनर की नई डिटेल और सरनेम सब कुछ चेंज करना पड़ेगा? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। जो आपके पासपोर्ट के ऊपर या जिस पे आपको स्टे मिल चुका है आप फिलहाल वही यूज़ करें। तो जब आपकी नेशनलिटी हो जाए तो उसके बाद अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहें, ब्रिटिश पासपोर्ट बनवाने से पहले तो चेंज कर सकती हैं। तो अगर इस स्टेज पे चेंज करेंगी थोड़ी सी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप नेशनलिटी के लिए वही नाम जो आपकी अभी डिटेल है पासपोर्ट के ऊपर उसी से अप्लाई करें। लेकिन जब आपकी नेशनलिटी अप्रूव हो जाती है, जो कि तकरीबन 2 महीने में अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद फिर आप नाम चेंज करके नया पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट बनवा लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल मेरा ये है कि मैं इस कंट्री में इलीगल आया हूँ। अच्छा। आया था तो मेरी फ्रेंड से मेरा बच्चा है जो कि ब्रिटिश है। अच्छा। तो मैंने FLR की एप्लीकेशन जमा करवानी है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ अब नहीं रहता। तो मेरा सवाल ये था कि वो मुझे लिख के देने के लिए तैयार है कि मैं बच्चे के साथ मिल सकता हूँ। क्या होम ऑफिस को यही ठीक लगेगा कि कॉन्टैक्ट ऑर्डर लेने पड़ेंगे मुझे अदालत से? जी, असल में इस लेटर के ऊपर शायद वो नहीं आपको स्टे देंगे कि वो आप उससे मिल सकते हैं। तो उसमें है कि आप बच्चे से कांस्टेंट कांटेक्ट में हूँ। तो अगर कोर्ट ऑर्डर हूँ तो वो तो एक सबूत होता है कि आपके एक्सेस ऑर्डर हैं। लेकिन फिर भी अगर एक कोई सॉलिसिटर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देता है जो कि आपकी वाइफ साइन कर देती है, जिसमें अगर कंफर्म करती है कि आप बच्चे को रेगुलरली मिल सकते हैं या मिल सकते नहीं बल्कि मिल रहे हैं, तो फिर उसमें चांसेस होते हैं कि शायद आपको स्टे मिल जाए। वरना अगर कोर्ट का एक्सेस ऑर्डर हो तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रांग समझा जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन। जी हेलो सर। जी फरमाइए। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर मैं यहाँ पे टायर 4 पर स्टूडेंट वीज़ा पर हूँ और मैंने 2010 नवंबर में मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाया था। अच्छा। और लेकिन अब मेरा कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो गया, वो बंद हो गया है। अब मैं आगे क्या करूँ? जी, असल में पहली बात यह कि आपने किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेती है। अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेती तो आपका कॉलेज बंद ना होता। अब तो जो फीस गई, जो जमा करवाई थी वो तो गई। बहरहाल इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपका कॉलेज बंद हो जाता है तो आप इमीडिएटली वही कोर्स नए कॉलेज में शुरू करके तो हम आपको बता दें कि जी आपका कॉलेज बंद हो गया था लेकिन आपने कोर्स नए कॉलेज में एडमिशन लेकर कोर्स शुरू कर दिया, तो ऐसी सूरत में जो आपका वीज़ा है वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन किसी वजह से अगर आप होम ऑफिस को नहीं बताती हैं तो होम ऑफिस को पता होता है एग्जैक्टली कि कौन सा कॉलेज बंद हुआ, उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, ये डेटा होम ऑफिस के पास होता है। तो अगर होम ऑफिस को आप 60 डेज तक नहीं बताती हैं तो फिर 60 दिन के बाद होम ऑफिस वाले आमतौर पर आपका जो वीज़ा उसको कैंसिल कर देते हैं, जो वीज़ा कैंसिल कर देते हैं इस बुनियाद पे कि आप नहीं पढ़ रही हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो बहरहाल मेरा आपको ये मशवरा है कि आप नए कॉलेज में एडमिशन लें उसी कोर्स में और होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, आप टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें। हेलो सर, मैं ना पूछना चाहती हूँ कि टीवी की आवाज़ कम। जी हेलो जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। तो असल में जब आप टीवी की आवाज़ ऊंची रखते हैं तो फिर हमें वो सुनाई नहीं दे पाता और ना ही वो लाइन कनेक्ट प्रॉपर तरीके से बात हो सकती है। लिहाजा अगर आप फ़ोन करना चाहें, जो ही आपकी लाइन कनेक्ट होती है तो आप टीवी की आवाज़ बिल्कुल धीमी कर दिया करें। जी फरमाइए। सत श्री अकाल भाजी। जी सत श्री अकाल भाई, मैं अपने ना नेशनली अप्लाई की, मेरा लैटर आ गया, सरमनी का सारा कुछ हो गया, ते अपने मैं हुण ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है। ठीक। ते वो अपने किन्ने चिर च आ जांदा जी? जी बिल्कुल, तुहानू बधाइयां होन। तो अगर तो आपको नेशनलिटी मिल गई है तो आप एनी टाइम डाकखाने में जाकर वो एप्लीकेशन फॉर्म लें पासपोर्ट का, कंप्लीट करें और भेज दें। तो मुझे यकीन है 2 या 3 वीक में आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप छोटा सा का एक इंटरव्यू भी करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। ओके, थैंक यू जी।
जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। जी जी सर, मेरा नाम नासिर है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। अब टीवी की आवाज़ कम कर दें, टीवी की आवाज़। जी हेलो जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी मलिक साहब। जी जी, अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपकी लाइन डिस्कनेक्ट कर देंगे। 2006 में यहाँ पे आया था जी, और मुझे आपकी कॉल काटना पड़ेगी चूंकि आपका एको आवाज़ आ रही है पीछे से। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए तो प्लीज़ आप अपनी टीवी की आवाज़ धीमी कर किया करें, तो उसके अगर वो आवाज़ एको होकर आती है तो हमें सुनाई नहीं देती है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद ये कॉल भी ड्रॉप हो रही है। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी मलिक साहब। जी फरमाइए। मैं 7.5 साल हो गए मलिक साहब। अब टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें। ओके सर, 1 सेकेंड। तो मैं मुझे लगता है आपकी कॉल भी ड्रॉप हो गई चूंकि हमें सुनाई नहीं दे पा रही थी, चूंकि बैकग्राउंड की आवाज़ बहुत ऊंची थी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नाज़रीन, इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही मिनट्स में ब्रेक के उस पार आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से ख़त्म हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी सत श्री अकाल भाजी, मनप्रीत बोल रहा सी। जी फरमाइए। मेरे को ना इंडेफिनेटर ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ जी बिल्कुल आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें तरीका ये है कि आपको किसी वकील के पास चले जाएं, किसी सॉलिसिटर के पास चले जाएं, उनसे एक स्पॉन्सरशिप लेटर है वो बनवा लें। उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट और साथ पासपोर्ट की फ़ोटो कापी और स्पॉन्सर उनको भेज दें, तो वो वहाँ ब्रिटिश एम्बेसी में अप्लाई करेंगे वीज़े के लिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था कि हम 2008 में आए हैं मई में, तो हमने असाइलम किया था। अच्छा। और हमारी अभी हाई कोर्ट में जो हेयरिंग वो पेंडिंग है नेक्स्ट वीक। तो हमें होम ऑफिस ने एक लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने करंट सर्कमस्टांसेस पर फार्मा भेजा है। अच्छा। और साथ 4-4 तस्वीरें सबकी मांगी हैं वाइट बैकग्राउंड में। ठीक है। तो इसका क्या वजह हो सकती है? जी आप ये जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है वो आप उनको दे दें, उसके बाद वो डिसीजन करेंगे कि क्या डिसीजन करते हैं। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि जब आपकी हेयरिंग हो उससे पहले वो रिव्यू कर लेते हैं, चूँकि हाई कोर्ट में अगर जुडिशल रिव्यू का आपका केस है, अगर आपको महंगा पड़ता है, चूँकि ज़ाहिर खर्चा होता है, हाई कोर्ट में महंगा है, लिटिगेशन महंगी है। तो ये आया भी केस रिव्यू, तो अगर वो किसी वजह से आपको महंगा पड़ता है, वो हम ऑफिस वालों को वो होम ऑफिस को भी ये आपका जो केस है खासा महंगा पड़ता है। इस वजह से बात का ये भी होता है हेयरिंग से पहले वो इसको रिकंसीडर करके कोई डिसीजन कर सकते हैं। तो बहरहाल जो जो पेपर्स आपने मांगे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो आप उनको दे दें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी मलिक साहब, मैंने 2001 में अप्लाई किया था जी सालम सीकर। उसके बाद मैं अपनी कजन सिस्टर के पास रह रहा था, मैंने एड्रेस चेंज कर लिया था। अच्छा। होम ऑफिस को मैंने कुछ नहीं बताया। ठीक। लेकिन बाद में मैं सोलिसिटर से 2-3 दफा मिला हूँ, तो गोरी के साथ रह रहा हूँ। मेरा 9.5 साल का बच्चा भी है जो ब्रिटिश बोर्न है। अच्छा। मैरिज के लिए फिर मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने मैरिज अप्रूवल दे दिया, लेकिन वो लॉ चेंज हो गया, बोलते हैं पासपोर्ट चाहिए फिर शादी होगा। अच्छा। तो वो भी अभी नहीं हुआ। तो अभी मैंने किसी सोलिसिटर से एडवाइस ली थी, उन्होंने कहा कि आपका अगर 2001 का केस अभी है तो आप लेगसी में आते हैं, आप वो पूछो। तो वो मैंने होम ऑफिस को फोन किया था, तो उन्होंने मेरे को बोला मेरा केस है उनके पास, अभी रेफरेंस नंबर भी उन्होंने दिया। तो अभी मैंने उनको नया एड्रेस लेटर लिख के भेज दिया है, तो अभी आगे मैं क्या करूं?
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने मुझे लगता है इसमें दिलचस्पी नहीं, अगर दिलचस्पी ली होती आपका बहुत पहले फैसला हो गया होता। बहरहाल अगर आपका केस, पहली बात यह कि लेगेसी में अप्लाई करना पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको देना पड़ती है होम ऑफिसर को, जो कि आपको हर हालत में देनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि इमिग्रेशन वाले आपको तलाश कहीं कर रहे हो तो आपने उनको एड्रेस दे दिया और आपके लिए परेशानी का बायस बने। बहरहाल अगर आपका बच्चा है जो यहाँ पे 7 साल का है और आपने असालम 2001 में क्लेम की थी तो चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे स्टे मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से केस तैयार करके तो उनको भेजें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब पूछ रहे हैं सी लास्ट मई में लेक्सी अप्लाई की थी, ठीक है, टिल नाउ उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं आई। आया मेरी एप्लीकेशन उन्होंने को पहुंच गया या वो अजे इंतजार कर रहे हैं? जी, अगर तो उसने रजिस्ट्री करके भेजी है तो रजिस्ट्री की जो रसीद है वो आपके पास है या रिकॉर्डेड डिलीवरी करके भेजी थी तो फिर तो उनको डेफिनेटली मिल गई होगी। दूसरी बात ये लेगेसी वालों का एक प्रॉपर दफ्तर होता है, तो क्या आपने उस दफ्तर को भेजी? और दूसरी बात ये कि जब एप्लीकेशन भेजते हैं उसमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। होम ऑफिस का रेफरेंस नंबर होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, नेशनलिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके केस में तो लेगेसी में जो इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं वो भी आपने उनको भेजी है, तो फिर आप लेगेसी में आते हैं। तो अगर लेगेसी में आते थे पिछले साल पहले तो अभी तक आपके केस का कुछ ना कुछ फैसला हो चुका होता है या आपको कोई एक्नॉलेजमेंट आ गई होती। तो ज़्यादा बेहतर होम ऑफिस चेक कर लें कि आपके केस का क्या स्टेज, कि आपका केस किस स्टेज पर है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। Hi, I've got an uncle. He applied for legacy in 2008, but he hasn't heard anything yet. So his solicitor asked him to apply again on human rights in this year in June, and he's applied for that as well. And he's been living in this country for past 10 years. So what do you think the reply from Home Office could be? Okay, thank you for your call. Basically, if he is a failed asylum seeker, it means if he made his application before March 2007 for asylum, then he's coming under legacy. The best thing is, the best option for him is just to basically contest case under legacy. There are more chances under legacy. So human rights is not a basically best option to go ahead. So my advice, just concentrate on legacy. Hopefully, if that's the case, he should get a settlement here. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा सवाल ये है, मेरी वाइफ पोलिश नेशनल है, उन्हें 5 साल नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे जॉब करते हो यहाँ पे। अच्छा। और वो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करेंगी, और उनके साथ क्या मैं परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकता हूँ या उनका एज ए स्पाउस जा सकता हूँ? तो अभी आपका लीगल स्टेटस क्या है? ऑलरेडी 5 ईयर परमानेंट है, रेजिडेंस परमिट है। तो अभी क्या फैमिली परमिट है? जी, फैमिली परमिट है और मुझे 1 साल हो गया। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें यही है कि या तो आपको यहाँ 5 साल, इस वक्त आप डिपेंडेंट ऑफ EU नेशनल, इसमें शर्त यही है कि आप 5 साल पूरे करें, उसके बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। या फिर अगर उनको रेजिडेंसी मिल जाती है तो फिर उसके बाद आप अपना स्टेटस चेंज कर सकेंगे, चूँकि उनका अपना स्टेटस यहाँ से चेंज हो जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं ये ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਦਾਂ स्टूडेंट ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ नहीं कुछ? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में इस वक्त कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जो अगर यहाँ बच्चा पैदा होता है उसकी वही नेशनलिटी है जो आपकी नेशनलिटी है, तो उसका भी उतना ही वीज़ा मिलेगा जितना आपका वीज़ा है। हाँ, अलबत्ता अगर बच्चा यहाँ पे 7 साल पूरे कर लेता है, फिर 7 साल के बाद चांसेस हैं कि बच्चे को भी सेटलमेंट मिल जाए और आपको भी सेटलमेंट मिल जाए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। जी, मुझे ये पूछना था, हमने एक्चुअली लास्ट 10 दिसंबर में लेगेसी फॉर्म अप्लाई किया था। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने हमसे फोटोएं मांगी थी, घर में जितने भी हैं, मैं और मेरा हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा है 4 साल का। अच्छा। तो फोटोएं भेजने के बाद उन्होंने मेरा रिप्लाई तो भेज दिया, मुझे तो रिफ्यूज कर दिया है। अच्छा। बट और मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक। तो इसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं? आपने भी कभी असाइलम क्लेम की थी? जी। आपने खुद असाइलम क्लेम की थी? जी, मैं एक्चुअली मेरा केस अलग था मेरे हस्बैंड से। तो आपने कब असाइलम क्लेम की थी? जी, मैं लास्ट 2006 में जुलाई में। जी, आपके कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि अगर आपके केसेस इकट्ठे थे तो अलग मौसलों ने फैसला नहीं करना चाहिए था, बल्कि एक साथ सबका फैसला करना था। दूसरी बात यह कि अगर आपका केस रिफ्यूज़ हुआ है तो जो कि लेगेसी में है, तो इमीडिएटली इसको आगे कोर्ट में ले जाएं, चूँकि
एक तो ये बात है कि लेगेसी में अगर किसी का केस रिफ्यूज़ हो जाए, जैसे आप लेगेसी में आती हैं, किसी वजह से केस रिफ्यूज़ हो जाए तो ये फेयर नहीं है कि चूँकि बाकी बेशुमार लाखों लोगों को स्टे मिल चुका तो आपको क्यों ना मिले। तो इसको हाई कोर्ट में ले जाएँ, हाई कोर्ट से चांसेस ज़्यादा हैं आपको स्टे मिलने के। तो इन बिटवीन हस्बैंड का जो केस है उसमें भी एप्लीकेशन भेज दें कि जी आपका केस कि आप उनकी डिपेंडेंट है यहाँ पे और आपका बेटा भी है जिसका केस चल रहा है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे लेगेसी में वो DLR दी उन्होंने, और मैंने आपसे 2 वीक पहले भी पूछा था, और अब उन्होंने DLR दी है, तो क्या मैं इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूँ कि बाकियों को इन्होंने ILR दी है और मुझे DLR दी है? इसके बारे में, क्योंकि ये कॉमन सवाल है, आप प्लीज। आप कोर्ट में गए थे? आप पहले भी कोर्ट में गए थे? नहीं, मैं कोर्ट में पहले नहीं गया था, अब मुझे मिली है, क्योंकि मैंने 2002 में किया था असाइलम, तो अब मेरा डिसीजन आया। उन्होंने अभी होम ऑफिस ने मुझे फोन किया था, मेरे सॉलिसिटर को, कि जी हम इनको DLR दे रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में हाँ, लेगेसी में अगर लाखों लोग आ गए थे, जिसमें से फ्यू आप समझे 100,000 कुछ लाख लोगों को अगर स्टे इंडेफिनिट स्टे मिला तो आपको भी मिलना चाहिए था इंडेफिनिट स्टे। 12 डिफरेंट आपको ट्रीट नहीं कर सकते थे। तो पहली बात यह कि इसी तनख्वाह पे गुजारा करें, वेट करें जब ये 3 साल ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा 3 साल का मिलेगा। 6 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको आप कोर्ट में भी ले जा सकते हैं कि ये 2 डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए था, आपको भी इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए था। तो मुझे यकीन है अगर कोर्ट में जाएंगे तो आपको स्टे मिलने के चांसेस हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं 2008 में इधर आया हूँ, मैं अफगान हूँ, और मैंने 2010 में ह्यूमन राइट में डिपेंडेंट ऑन माय फादर पर एप्लीकेशन डाला हुआ है। अभी तक उसका जवाब नहीं है, लेकिन वो लोग एविडेंस मांगे थे, जो डिपेंडेंट का एविडेंस मैंने वो भेजा है। लेकिन मैंने 3 महीने पहले शादी की है अपने कजन से, वो ब्रिटिश है और शी इज 19 ईयर्स ओल्ड, लेकिन हमने शादी रिलीजियस शादी की थी। क्या उसके थ्रू में मैं एप्लीकेशन डाल सकता हूँ या मुझे शादी रजिस्टर करना पड़ेगी? लेकिन मैं उधर गया, वो कहते कि आपको आइडिया में चाहिए कि हम आपको रजिस्टर करें। तो मैं क्या कर सकता है? एप्लीकेशन डाल सकता, वो तो बेनिफिट में भी है मेरे वाइफ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि नाजरीन, जैसा कि कॉलर ने पूछा तो आपके नोटिस में भी होगा कि कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने कानून बना दिया था कि इमिग्रेशन में अगर किसी की शादी 21 साल से कम उम्र लड़की से होती है, लड़के से होती है, वो यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर बाहर से भी कोई अप्लाई करे तो उनको वीज़ा नहीं देंगे। लेकिन पिछले वीक ये कानून ख़त्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जिसकी रोशनी में वो जो एज थी 21 की, वो वापस 18 चली जा चुकी है। बहरहाल जहाँ तक आपकी एप्लीकेशन का तल्लुक है, पहली बात यह कि अगर आप अंडर 18 थे तो फिर तो आपके फादर के डिपेंडेंट होते, ओवर 18 थे फिर ज़्यादा चांसेस नहीं थे। तो वाइफ के साथ आप अगर इस लड़की के साथ जिसके साथ रिलीजियस शादी हो चुकी है, अगर इंग्लिश शादी कर लें और वे काम कर रही हो तो फिर आपके चांसेस होते हैं। अगर बेनिफिट्स पे है फिर ज़्यादा चांसेस आपके स्टे के नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे साथ मेरा ये क्वेश्चन है, प्लीज इसका डिटेल से जवाब दे दें कि मैं यहाँ स्टूडेंट वीजा पे आई थी। अच्छा। मेरा जो लेवल 7 का वीजा था ना, उसमें मेरे 1 यूनिट का रिजल्ट नहीं आ रहा था और वीजा एक्सपायर हो गया। अच्छा। उस दौरान मैंने अपना स्पॉन्सर चेंज किया, लेकिन मेरा आइल्स चूंकि नहीं था, पहला एक्सपायर हो चुका था, तो अभी मेरा वीजा जो है वो दूसरे स्पॉन्सर जो चेंज किया था उससे रिफ्यूजल का आ गया है। और इस दौरान मेरा पिछला रिजल्ट लेवल 7 का डिप्लोमा क्लियर होकर ऑफिशियल डिप्लोमा आ चुका है। तो अब मैंने एक सोलिसिटर से डिस्कस किया, तो वो ये कहता है कि आप जो है पहले वाले ही जो आपने स्पॉन्सर चेंज किया था जब आपका वीजा एक्सपायर होने से पहले, तो उसी कोर्स का दोबारा डालो, और आइल्स चूंकि दोबारा आ गया है तो वही कैश लेके उस कॉलेज से, लेकिन मुझे टॉप अप MBA करना है। अब मैं करूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में आपने अपने जो कार्ड्स हैं वो अच्छे तरीके से प्ले नहीं किए हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि नई एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें गारंटी नहीं है, वो इस बेस पे भी रिफ्यूज़ हो सकती है कि टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप ओवरस्टे रहे यूके में। इस वजह से ज़्यादा बेहतर है जो पुराना केस आपका रिफ्यूज़ हो चुका है उसको आगे कोर्ट में ले जाएँ, उसमें शायद कोई गुंजाइश निकल आए। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं नाजरीन के साथ ही टाइम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप TV देखते रहिएगा, चंद मिनट में फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था हमने। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मल साहब, मेरे पास EA डिपेंडेंस का 5 साल का वीज़ा है और मैंने अब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन मेरी वाइफ ने ट्रीटरी राइट्स एक्सरसाइज पिछले 5 साल में जो है ना पूरे 5 साल नहीं किए। कुछ अर्सा वो जॉब करती रही है, फिर बीच में जॉब छोड़ दी थी। तो आया कि मैं अब इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि उसने 2-3 साल बीच में ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं किए अपने।
लेकिन अभी फॉर द पास्ट 6 मंथ्स वो कर रही है। जी आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप इंडेफिनिट स्टे अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आपको इंडेफिनिट स्टे मिलेगा, तो ज़्यादा बेहतर है कि एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें। क्योंकि इंडेफिनिट स्टे के लिए शर्त यह है कि आपके पिछले 5 साल में वाइफ ने काम किया हो और आपके पास P60 सारे के सारे मौजूद हों। तो अगर वो 3 साल काम नहीं किया है तो इसका मतलब है आपको इंडेफिनिट स्टे के लिए क्वालिफाई नहीं करते, तो आपको नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा बेहतर है एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मलिक साहब, मैं 8 साल के बाद होम ऑफिस ने मेरा स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं वकील के जरिए अपीलों पे चला गया। अपर ट्रिब्यूनल ने 10 साल मुकम्मल होने से 25 दिन पहले रिफ्यूज कर दिया। अच्छा। तो मैंने 10 साल का केस डाल दिया, तो होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया कि आप फलां अपर ट्रिब्यूनल जब रिफ्यूज किया उसके बाद आप ओवरस्टे हो गए हो। उसके बाद वकील ने रिकंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट भेजे जिसमें मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और मेरा काम के डॉक्यूमेंट और सारे जो कुछ होता है उन्होंने वो भी रिफ्यूज कर दिया है। तो वो अब मुझे क्या करना चाहिए? जी आपके कॉल का शुक्रिया। जो हालात आपने बताए इसमें होम ऑफिस का डिसीजन सही लगता है, क्योंकि अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो जाए तो अपील का अगर आपके हक में फ़ैसला नहीं होता है तो वो जो अरसा है आपका तो वो लीगल तस्वर नहीं होता। इसका मतलब है 10 ईयर्स की कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अब डिपेंड है कि आप फैमिली पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील के पास चले जाएँ, उनको सारे पेपर दिखाएं ताकि वो एडवाइस कर सकें कि किसी और कैटेगरी में आप अप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि 10 ईयर्स की कैटेगरी में आप डेफिनेटली नहीं आते थे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। जी मैं कैसी के मेरी डिवोर्स लेट हुई है। जी मुझे लगता है ये कॉल डिस्कनेक्ट किसी वजह से हो गई है। हेलो। जी फरमाइए। मलिक साहब, मैं सबसे पहले ये पूछना था कि ये जो पहले मैंने चैनल पे सुना कि 21 साल वाला वो कानून खत्म हो गया, ये पहले तो ये पूछना था। जी और सुने आप? तो फिर क्या पूछना है? तो दूसरा नहीं, और सही मैं पूरा नहीं सुना था क्योंकि मैं बाद लेट में आया था। अच्छा। तो दूसरा ये पूछना था कि अगर मेरी बेटी 19.5 ईयर की है, किसी लड़के से शादी करती है पाकिस्तान से या जो यहाँ स्टूडेंट है, तो अगर स्टूडेंट फुल टाइम काम करता है तो उसके वो तभी मिल जाए स्टे या कि जरूरी है मेरी बेटी को ही काम करना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जैसे कि पहले कॉलर के जवाब में भी बताया था कि ये जो 21 साल वाला कानून है ख़त्म हो गया, तब वापस 18 साल पे चला गया है। तो अगर आपकी बेटी 19 ईयर्स की है तो वो अगर शादी करती है किसी के साथ पाकिस्तान में तो अपने हस्बैंड को बुला सकती है, बशर्ते कि वो काम कर रही हो। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते फुल टाइम काम करने को। अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो वो शायद अलाउड हो, तो वैसे अब स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं करते कोई यहाँ पे काम करें, या फुल टाइम काम तो बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं। लिहाजा वो स्पॉन्सर की तरफ देखेंगे जो कि आपकी बेटी है। ये अगर काम करती है तो यहाँ किसी स्टूडेंट से अगर इसकी शादी हो जाती है तो स्टूडेंट का वीज़ा आगे हो जाएगा इस शर्त पे कि ये काम कर रही हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ था। अच्छा। और वो उन्होंने ना 6 माह की गुड बिहेवियर के बाद उन्होंने खत्म कर दिया था। अच्छा। और हम इकट्ठे रह रहे थे और कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, उन्होंने बस ऐसे इशू बना के ना वो केस बना दिया लंबा चौड़ा। ठीक है। और वो बिल्कुल खत्म कर दिया 6 माह का डोमेस्टिक वाले, और मेरा इंडेफिनिट लगा रिसेंटली उसी केस के दौरान ही। अच्छा। तो मुझे 1 साल हो चुका है और मैंने वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असले पासपोर्ट बात की बात है, पहले आपको नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यानी आपको कन्विक्शन वगैरह नहीं हुई थी, सजा नहीं हुई थी, तो फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए सिर्फ ये देखना पड़ेगा, अगर मिसेज के साथ रहते हैं और ब्रिटिश नेशनल हैं, आपकी डेट ऑफ एंट्री के 3 साल के बाद आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। यानी अगर आपको 3 साल हो चुके हैं और जिस दिन आपको इंडेफिनिट स्टे मिले तो अगर 3 साल पूरे कर चुके हैं आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेंटेंस नहीं हुआ तो फिर आपके केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हमें मालूम करना है जी। कि 7 साल पहले स्टूडेंट वीजा पे आया था और 7 साल उसके हो चुके हैं और डिग्री ले चुका है, वो पढ़ लिया एज ए स्टूडेंट। अब वो आखिरी 2 साल फुल टाइम जॉब कर रहा है और उसका जो है नेक्स्ट मंथ में उसका वीजा खत्म हो जाएगा। मुझे उसको रखने के लिए क्या करना होगा? तो आपका उससे क्या रिश्ता है? आपका उससे क्या रिश्ता है? मेरा भतीजा है, भाई का बेटा। ठीक है जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में उसके लिए शर्त ये होती है कि अगर वो 10 साल यहाँ पे पूरे करे तो फिर वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर उसको 7 साल पूरे किए थे, फिर 2 साल तक उसने पोस्ट स्टडी वर्क लिया, इस दौरान उसको Tier 1 जनरल वीज़ा लेना चाहिए था, जो कि उसने नहीं लिया है। तो अब मशवरा कर लें किसी वकील से, अगर 10 साल पूरे करता है फिर अप्लाई कर सकेगा, वरना अगर 10 साल पूरे नहीं करता है तो फिर वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लीकेशन नहीं कर सकेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल।
सर मैं लैक्सी च अपना केस अप्लाई किया सी तो मेरा ना केस रिफ्यूज हो गया जी फरवरी च। अच्छा। तो मेरे सोलिसिटर ने मैंने दस्या नहीं सीगा। अच्छा। तो हुण मैनूं पता लगा, हुण मैं दसो की कर सकदा इस। जी आपके कॉल का शुक्रिया। पहली बात तो ये देखें कि आपका केस क्या था और रिफ्यूज़ क्यों हुआ था। तो अगर मैं फरवरी में रिफ्यूज़ हुआ था तो अपील का राइट था, तो अपील का देनी चाहिए थी। अगर अपील का राइट नहीं था, इसको आगे हाई कोर्ट में ले जाते। यही करें कि वो पेपर लेकर किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लें, ताकि वो सारे पेपर देखकर आपको बताए कि आप क्या कर सकते हैं। इस स्टेज पे इस केस को आगे किसी कोर्ट में ले जा सकते हैं या दोबारा अप्लाई करें या क्या करें, वो पेपर देख कर ही कोई आदमी आपको बता सकेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मलिक साहब, मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया था। मेरी मिसेज जो हैं उनसे मैंने वो भी स्टूडेंट वीज़े पे आई थी। हमने रजिस्टर मैरिज की यहाँ पे, और अभी मिसेज जो है एक्सटेंशन आई थी, उनका 3 साल का और वीज़ा लग गया है। मेरा नेक्स्ट मंथ जो है वो ख़त्म हो रहा है वीज़ा। ठीक। तो अभी जो है, क्योंकि हमारी जो मैरिज है, मैं मुस्लिम हूँ, शी इज़ क्रिश्चियन। अच्छा। तो क्या हम, क्योंकि थ्रेट्स हैं, हमारी फैमिली जो है वो इस चीज़ को नहीं मान रही। जी मैं समझ गया आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में यहाँ से आप अपना स्टेटस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप डिपेंडेंट चेंज करना चाहें तो आपको अपने कंट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ से वीज़ा लेकर आएंगे। तो बाकी जो थ्रेट्स की बात आमतौर पर स्टूडेंट्स ये बात करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको असाइलम क्लेम करना पड़ेगा। असाइलम जब क्लेम करेंगे तो आपकी वाइफ का वीज़ा भी कैंसिल कर देंगे, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो दूसरी बात ये कि अगर कोई असाइलम क्लेम करें तो आजकल ज़्यादा चांसेस उनको वहीं से डिटेन कर लेते हैं। तो बहरहाल मेरा आपको यही मशवरा है कि अपनी कंट्री चले जाएँ, वहाँ से वीज़ा लेकर आ जाएँ। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, हम जनवरी 2008 में यहाँ आए थे। ठीक है। और यहाँ के मेरी मिसेज ने पहले असाइलम अप्लाई किया, उसको वो रिफ्यूज हो गया। उसके बाद हमने पूरा मिला के असाइलम अप्लाई किया। हमारे 2 बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं। ठीक है। अच्छा। वो हमारा असाइलम भी रिफ्यूज हो गया। फिर हमने हाई कोर्ट में किया, वहाँ से भी रिफ्यूज हो गया। उसके बाद हमने यूरोपियन कोर्ट में किया है वो अभी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया उसका। ठीक है, 1 साल होने को है। अभी पता मैंने ये करना है एक बात कि वो कितना ड्राफ्टली टाइम लेते हैं, और दूसरी बात ये मैंने पूछनी है कि क्या हम होम ऑफिस को अपना केस रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, या दोबारा हम नई एप्लीकेशन करंट सर्कमस्टांसेस पे डाल सकते हैं। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में मुझे लगता है कि आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया। यूरोपियन कोर्ट में इस तरह केस नहीं जाता रहता है। तो अगर आपका केस यहाँ से रिफ्यूज़ हुआ था, आप हाई कोर्ट में ले जा सकते थे। अगर वहाँ से रिफ्यूज़ हो जाए, आप एक कोर्ट ऑफ अपील है वहाँ ले जाते हैं, उसके बाद रिफ्यूज़ हो जाए सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। तो यूरोपियन कोर्ट ऐसे केसेस नहीं कंसिडर करती है कि आपका केस हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया तो आप यूरोपियन कोर्ट में डायरेक्ट चले जाएँ। आमतौर पर जो ये करते हैं, मैंने देखा कई सारे लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके भेज देते हैं कि जी आपका यूरोपियन कोर्ट में केस चल रहा है। तो ऐसा कोई केस वहाँ पे नहीं चलता, ना ही ऐसे केसेस वो वहाँ पे कंसीडर करते हैं। कोई पॉइंट ऑफ लॉ पे अगर यहाँ से केस को सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाए तो उसको अगर ले जाएं तो वो उसमें कुछ चांसेस होते हैं कंसीडर होने के। बहरहाल ज़्यादा बेहतर आप सारी फाइल किसी अच्छे वकील को दिखाएं, उनसे मशवरा लें कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सत श्री अकाल मलिक सर। जी सत श्री अकाल सर। मैं 2002 में यहाँ पे टूरिस्ट वीजा लेकर आया था और मैं इलीगली रह गया इतने साल। लेकिन अभी 8 महीने पहले मुझे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया, यूके बीओ वालों ने मुझे डिटेंशन सेंटर में रखा और 4 वीक बाद मुझे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। अच्छा। और उसके बाद स्ट्रेट अवे मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से शादी मना ली जो यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन है। अच्छा। और अभी अच्छा फिर मुझे लगता है कि ये कल शायद ड्रॉप हो गई। इसकी शायद एक वजह ये भी थी कि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है। बहरहाल अगर आपने शादी कर लिया तो इमिग्रेशन वालों को अप्लाई करें, देखें वो क्या डिसीजन करते हैं। अगर किसी वजह से आपके खिलाफ हो जाता है उसको आप आगे कोर्ट में ले जा सकें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन आज की मुलाकात बस इतनी है। 1 घंटे का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की जितनी ज़्यादा कॉल ले सकता था ली। तो अगर किसी वजह से आपकी कॉल ना मिल सकी हो तो मैं अगले संडे की सह पर इसी वक्त इसी जगह पर हूँगा। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। रब रखा।